हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शिक्षण अभिवृत्ति से प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 12 यानी कि 12 प्रैक्टिस सेट को जो है देख चुके हैं शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पूरे जितने भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, इसके बाद मैं एक वीडियो और आपको दूंगा, एक या दो वीडियो, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। मतलब जितने भी पिछले एग्जाम में आपके शिक्षण अभिवृत्ति से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको एक जगह संकलित करके जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो एक जगह है और आप उनको अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनके ऑथेंटिक आंसर भी जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप पूरे 10 यूनिट को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है ला सकते हैं। यानी 60 मिनिमम, कम से कम 60, और उससे ऊपर आप मैक्सिमम 70, 80 या फिर 90, या फिर आपकी पोटेंशियल किस प्रकार से है, आप उससे भी ज़्यादा जो है नंबर ला सकते हैं। तो ये रहा। अब सेकेंड पेपर में जो है आपका जो भी सब्जेक्ट हो, उसमें आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है फ्रेंड्स। इससे हमें पता चलता है कि एग्जामिनर जो है किस प्रकार के प्रश्न को सेट करता है या किस प्रकार के वो प्रश्न पूछना चाहता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। ये मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सॉल्व करें। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितना हो सके सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करें। चाहे मैथमेटिक्स वाला सेक्शन हो, चाहे रीजनिंग वाला सेक्शन हो, चाहे फिर इन्वायरमेंटल हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड, शोध अभिवृत्ति, किसी भी टॉपिक से हो। तो खैर ये बात की बात है, लेकिन अब हम अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हमने जो है 26 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। इसके बाद एक और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको 28 क्वेश्चन मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से। और इस प्रकार से जो है प्रैक्टिस सेट का सेशन आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एक जगह जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको कलेक्ट करके प्रोवाइड कर दूंगा। इस प्रकार से आपका शिक्षण अभिवृत्ति का पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जितने भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाने हैं बहुत ईजी वे में कवर हो जाएंगे, जितना भी मैंने आपको कुछ बताया है, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा। मैंने एक वेबसाइट भी बनाई है, ब्लॉग बनाई है, उस पर जो है ज्योग्राफी से सब्जेक्ट चाहे किसी भी एग्जाम रिलेटेड उस पर कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। जानो यहाँ blogspot.com के नाम से वो जो है वेबसाइट है। तो मैं उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप जाके स्टडी मटेरियल्स और अदर एग्जाम से रिलेटेड जो भी आप फाइंड आउट करते हैं, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में प्रभावी संचार में बाधा नहीं होती। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कक्षा में प्रभावी संचार में बाधा नहीं होता। यानी कि अगर कक्षा में प्रभावी संचार चल रहा है, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, सपोज करिए टीचर और विद्यार्थी के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, तो उसमें बाधा नहीं है वो बताना है हमें। ये नहीं कि बाधा है, बाधा नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सटीक कथन जो है बाधा नहीं होता। अगर हम कोई चीज़ सटीक तरीके से सामने वाले से कम्युनिकेट करके बातचीत कर रहे हैं तो वो क्या होगा, प्रभावी संचार में कभी भी बाधा नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया गया है कि यदि कक्षा में पिछली बेंचों पर बैठने वाले छात्र सदैव परस्पर बातें करते रहते हैं हो तो शिक्षक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। सपोज करिए कि आप टीचर हैं और कुछ विद्यार्थी जो कि पीछे वाली डेस्क पे हमेशा बैठते हैं और वह आपस में हमेशा बातें करते रहते हैं, तो आप एक टीचर होने के नाते उनके साथ क्या करेंगे या उस स्थिति को कैसे निपटेंगे। तो इसके बारे में आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उन्हें शिक्षक के ठीक सामने वाले बेंचों पर बैठने के लिए कहना चाहिए। यानी कि जब वो सामने बैठेंगे
तब क्या होगा कि हम उन पे निगरानी कर सकते हैं और फिर वो बातचीत कम करेंगे आपके डर से। तो क्या करना चाहिए, पीछे बेंच पे बैठने वाले विद्यार्थी जो आपस में बातचीत करते हैं उनको आपको यह प्रयास करना चाहिए कि अगली वाली बेंच पे यानी आगे वाली डेस्क पे जो है उनको बैठाना चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑप्शन आपको नहीं बताया। पहला ऑप्शन जो था आपका, जो वे कर रहे हैं उन्हें करते रहने देना चाहिए। बी ऑप्शन था, उन्हें प्रताड़ना मिलनी चाहिए यानी उन्हें सजा देनी चाहिए। और सी ऑप्शन जो कि आपका राइट आंसर था जिसको मैंने आपको बता दिया। और डी ऑप्शन जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगर विद्यार्थी बातचीत करते हैं क्लास में पीछे वाली बेंच पे बैठ के, तो उनको क्या करना चाहिए, अगली बेंच पे बैठा देना चाहिए, जिससे कि वो डरें आपसे। सामने है क्योंकि अगर बातचीत करेंगे तो आपकी नज़र तुरंत चली जाएगी, तो इस प्रकार से वो बातचीत नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया गया है कि यदि कुछ छात्र शिक्षक पर टीका टिप्पणी शुरू कर दें तो उस शिक्षक को कार्रवाई क्या करनी चाहिए। इन चारों ऑप्शन में से कार्रवाई के रूप में क्या करना चाहिए जब कुछ छात्र जो है शिक्षक के ऊपर क्या करते हैं, टीका टिप्पणी। आप अगर क्लासरूम में रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी छात्र होते हैं जिनको टीचर पसंद नहीं आते हैं, तो उनके ऊपर क्या करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं या कुछ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो उस शिक्षक को जो है क्या कार्रवाई के रूप में करनी चाहिए, यानी जो बच्चे उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो कार्रवाई के रूप में एक शिक्षक जो है क्या कर सकता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, उन छात्रों को उचित दंड मिलना चाहिए। बी जो ऑप्शन है, उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर देना चाहिए। सी ऑप्शन है, आंतरिक परीक्षण प्रतियां मूल्यांकन करते हुए प्रतिकार लेना चाहिए। और डी ऑप्शन है, मूल्यांकन करते समय शिक्षक को निष्पक्ष बने रहना चाहिए। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन करते समय शिक्षक को जो है निष्पक्ष बने रहना चाहिए। यानी कि कभी ऐसा भी होता है, आपने कॉलेज या स्कूल लेवल में देखते हैं, अगर जिस बच्चे से टीचर थोड़ा सा परेशान होता है तो कोशिश क्या करता है कि एग्जाम पीरियड में उसको कम, जैसे कॉपी चेक करते वक्त सोचता है कि उसको कम नंबर दे, यानी बदले की भावना टाइप में। लेकिन ऐसा शिक्षक के अंदर नहीं होना चाहिए। उसको मूल्यांकन करते समय शिक्षक को जो है निष्पक्ष बने रहना चाहिए, यानी बिना भेदभावपूर्ण जो है उसकी कॉपी को चेक करके जो है जो अंक वो प्राप्त करता है उसको देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। मैं प्रश्न को जो है इस तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप जो है प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, तो आप बहुत आसानी के साथ आंसर कर लेंगे। तो प्रश्न पढ़ना भी एक कला होता है। प्रश्न को जब आप व्यवहारिक लैंग्वेज में या अपनी भाषा में समझते हैं तो उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कन्फ्यूजिंग प्रश्न है जो आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करता हो। तो यहाँ पे दिया गया कि कक्षा में चर्चा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है यदि चर्चा के विषय को क्या कर दिया जाए इन चारों ऑप्शन में से। तो प्रश्न का सीधा सा यह मतलब है कि कक्षा में चर्चा को अधिक प्रभावी किस प्रकार से बनाया जा सकता है, उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, यदि चर्चा के विषय का परिचय न करवाया जाए। फिर यहाँ पे है, यदि चर्चा के विषय को चर्चा शुरू होने से पहले ही सामने रखा जाए। या तो फिर यहाँ पर, यदि चर्चा के विषय को बिना परिचित करवाए श्याम पट या श्वेत पट पर लिख दिया जाए। या तो फिर ऑप्शन डी है आपका कि यदि चर्चा के विषय को विद्यार्थी को पहले हो सूचित कर दिया जाए, यानी पहले से सूचित कर दिया जाए यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या किया है कि कुछ सेंटेंस को इसने कट कर दिया है जिससे कि आपके अंदर कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप सोचोगे कि ऑप्शन में का परिचय न करवाया जाए, को चर्चा शुरू होने से पहले सामने रखा जाए, को बिना परिचित करवाए सैमपट पे। तो इस प्रकार के प्रश्न जानबूझ के जो है एग्जामिनर से पूछे जाते हैं कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या करता है, कि यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है प्रश्न में दिया रहता है जिससे जो है आपको जोड़ के इन ऑप्शन को देखना है ताकि आप सही आंसर कर पाओ। तो यहाँ पे जो कुछ हिस्सा दिया है यदि चर्चा के विषय, तो इसको जोड़कर सभी ऑप्शन में आपको पढ़ना है, तभी जाकर आप अच्छा आंसर या राइट आंसर दे पाओगे। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यदि चर्चा के विषय को विद्यार्थी को पहले से सूचित कर दिया जाए तो कक्षा में चर्चा को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अगर हम विद्यार्थी को पहले से सूचित कर देते हैं कि किस विषय पे हमें चर्चा करना है, तो वो भी प्रिपरेशन करके आता है उस विषय से संबंधित। तो क्या होता है, जब चर्चा हम करते हैं तो बहुत ही सार्थक और प्रभावी चर्चा होती है।
तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न बहुत ही इजी होता है लेकिन कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देते हैं एग्जामिनर, ताकि आप इनको सॉल्व ना कर पाओ, लेकिन थोड़ा सा आप प्रेजेंट ऑफ माइंड चलाओगे, आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया गया कि शिक्षण वृत्ति के आरंभ में ही निम्न में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है जिसमें शिक्षक की सफलता निहित होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर दिए गए हैं और पूछे जा रहे हैं कि इसमें से महत्वपूर्ण रूप से एकल कारक कौन सा है जिसमें शिक्षक की सफलता जो है पूरी तरह से निहित होती है, हमें यह बताना है। पहला जो ऑप्शन है छात्रवृत्ति, बी ऑप्शन है अभिव्यक्तिशील होने की क्षमता, सी ऑप्शन है शिक्षक का व्यक्तित्व और उसकी कक्षा एवं छात्रों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता, और डी ऑप्शन है संगठनात्मक क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का व्यक्तित्व और उसकी कक्षा एवं छात्रों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता जो है वो शिक्षण वृत्ति के आरंभ में ही जो है एक महत्वपूर्ण एकल कारक के रूप में होता है, जो शिक्षक की सफलता के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होता है। यानी कि ये सभी चीज़ें अगर वो करता है, शिक्षक का जो है व्यक्तित्व तो बहुत ही बेहतर रहता है और उसकी कक्षा एवं छात्रों के साथ संबंध बेहतर तरीके से स्थापित होता है, तो क्या होता है उसकी सफलता पूरी तरह से मतलब हो सकती है, पूरी तरह से पॉसिबल है, यानी सफल हो सकता है वो टीचिंग में। तो यहाँ पर यही पूछा गया है इस प्रश्न में। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा और इसका राइट आंसर भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे, लेकिन आपका प्रयास रहना चाहिए कि प्रश्न को बहुत ही इजी वे में समझे और उसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। कोशिश करिए कि अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। आंसर नहीं आएगा तो उसका आंसर तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है खुद से ट्राई करें। एक बार में अगर मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं सही होते हैं तो कई बार जो है इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करें। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक के सिवाय सभी प्रभावी शिक्षक के लक्षण हैं। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सभी प्रभावी शिक्षक के लक्षण है, यानी एक ऐसा ऑप्शन है जो प्रभावी शिक्षण के लक्षण नहीं है, बाकी सभी प्रभावी शिक्षण के लक्षण है, लेकिन जो नहीं है उसको बताना है हमें। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा उससे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है शिक्षा के मानकों को बनाए रखने पर बल, बी ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट करने हेतु समूह चर्चा पर बल, सी ऑप्शन है आकस्मिक समस्याओं के तत्काल समाधान प्रदान करने पर बल, और डी ऑप्शन है कक्षा के सभी छात्रों से विभिन्न प्रकार का व्यवहार। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के सभी छात्रों से विभिन्न प्रकार का व्यवहार जो है इन सभी ऑप्शन में से प्रभावी शिक्षक के लक्षण नहीं है। तो ये तीनों आपके प्रभावी शिक्षण के लक्षण हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है प्रभावी शिक्षण के लक्षण नहीं है। कक्षा के सभी छात्रों से विभिन्न प्रकार का व्यवहार जो है ये प्रभावी शिक्षण का लक्षण नहीं होता है एक शिक्षक के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इसमें दिया गया है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ छात्र आपको एक ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। अगर कुछ छात्र हैं वो आपको शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो है कुछ ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है आप इसका उत्तर बिल्कुल नहीं देंगे, बी ऑप्शन है आप उन्हें धन्यवाद कहेंगे, सी ऑप्शन है उन्हें अपव्यय से बचने के लिए परामर्श देंगे, और डी ऑप्शन है बदले में आप भी उन्हें शुभकामना देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आप उन्हें धन्यवाद कहेंगे। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, कोई उपहार देता है, तो उसके बदले में आप क्या कहते हैं, थैंक यू या धन्यवाद। तो आप क्या करेंगे, आप उन्हें धन्यवाद करेंगे। इस स्थिति में अगर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आपको कोई विद्यार्थी ग्रीटिंग कार्ड देते हैं या उपहार देते हैं, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, धन्यवाद कहेंगे उन सभी को। उम्मीद करता हूं कि आपने सही आंसर लगाया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इसमें दिया गया है कि एक छात्र अपनी कक्षा में प्रायः देरी से आता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। अगर सपोज करिए आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप शिक्षक हैं और डेली क्लास में एक विद्यार्थी ऐसा है जो देरी के साथ आता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे।
पहला ऑप्शन दिया गया है छात्र के माता पिता एवं प्राचार्य को सूचित करेंगे। बी ऑप्शन है उदाहरण स्थापित करने के लिए उस छात्र को प्रताड़ित करेंगे। सी ऑप्शन है देरी से आने के कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे। और डी ऑप्शन है यह बात ध्यान देने योग्य नहीं है और इसको छोड़ देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, देरी से आने के कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे। यानी कि पहले आप कारण को जानोगे कि आखिर वो लेट क्यों हो रहा है। हो सकता है कि ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, इसके वजह से वो लेट हो रहा है। तो बिना कारण के मतलब बिना कारण पता चले अगर आप इनमें से कोई भी एक्शन लेते हैं तो वो उसके लिए बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर देगी। तो पहले आपको कारण जानना होगा कि क्या कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देरी से आने के कारण के बारे में हम पता लगाने का प्रयास करेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इसमें दिया गया है कि जब बहुत सारे छात्र नियमित रूप से परीक्षा में विफल होते हैं तो यह समझा जाना चाहिए कि, चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि जब बहुत सारे विद्यार्थी जो है नियमित रूप से में अगर कोई परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें विफल होते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से क्या समझना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है शिक्षा प्रणाली विफल हो गई, यानी कि जिस शिक्षा विधि का हम उपयोग करके विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं वो पूरी तरह से जो है सफल नहीं हुई। बी ऑप्शन है शिक्षक विफल हो गया, यानी शिक्षक जो है पढ़ाने में पूरी तरह से विफल हो गया जिसकी वजह से ये परिणाम आया। सी ऑप्शन है यह पाठ्य पुस्तकों की विफलता है, यानी कि जो विषय जो पाठ्यक्रम हमने बताया उसके अनुसार जो है पुस्तकें नहीं थी, इसके कारण जो है यह परिणाम आया। डी ऑप्शन है यह छात्रों की व्यक्तिगत विफलता है, यानी कि हो सकता है छात्र ने पढ़ाई पे अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया, इस कारण से वो विफल हो गए। तो हमें सही आंसर बताना है इसका। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा प्रणाली विफल हो गई। यानी प्रश्न में यही पूछा गया है कि जब बहुत सारे छात्र नियमित रूप से परीक्षा में विफल होते हैं, यानी कि किसी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, चाहे एनुअल एग्जाम हो या 6 मंथ पे हो या कोई टेस्ट हो, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी फेल होते हैं। यानी कि मान लीजिए 100% जो है विद्यार्थी में से वो 90% विद्यार्थी जो है फेल हो जाते हैं। तो ये सोचने का विषय होता है, क्योंकि अब 90% विद्यार्थी पूरी तरह से कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है शिक्षा प्रणाली विफल होगी, यानी जिस शिक्षा प्रणाली से हमने पढ़ाई करवाया वो व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गया, इस कारण से जो है 90% जो है छात्र फेल हो गए। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इसमें दिया गया कि एक छात्र कुछ पाठ्यक्रम से असंबंधित विषयों पर प्रश्न पूछता है। यानी कि एक छात्र जो है पाठ्यक्रम से असंबंधित, यानी पाठ्यक्रम में वो चीज़ें नहीं है और उससे संबंधित जो है प्रश्न नहीं पूछता है, उससे बाहर का प्रश्न पूछता है। तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे उस स्थिति में। सपोज करिए कि आप शिक्षक हैं, कोई विद्यार्थी है जो पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न नहीं होता है और उस प्रश्न को आपसे पूछता है, और तब आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर आंसर पता भी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति में, इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, यानी कि पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न नहीं है लेकिन तभी भी उसे पूछने के लिए अनुमति दे देंगे। बी ऑप्शन है उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। सी ऑप्शन है कक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न उत्तर देंगे, यानी कि बोलेंगे उससे कि कक्षा जब समाप्त होगा उसके लास्ट में जो है हम आपका आंसर देने का प्रयास करेंगे। डी ऑप्शन है इसे अनुशासनहीनता का कृत्य माना जाएगा, यानी कि टीचर कहेगा कि ये अनुशासनहीनता है और उसको कृत्य माना जाएगा, यानी कि उसको दंडित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कक्षा समाप्त होने के बाद जो है प्रश्न का उत्तर देंगे। यानी कि आप पाठ्यक्रम से संबंधित क्लास को, इसके अगर आप पहले जवाब देते हैं तो क्लास पूरा डिस्टर्ब होगा, तो आप उससे यह कहेंगे कि हम क्लास के अंत में, यानी कि इस क्लास का जो सेशन है वो खत्म होगा उसके अंत में जो है आपका आंसर देंगे। तो ये आपको उस बालक को बोलना पड़ेगा। तो प्रश्न में यही पूछा गया कि एक छात्र कुछ पाठ्यक्रम से असंबंधित विषयों पर प्रश्न पूछता है तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो कक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न का उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे, उस बालक को बोलेंगे कि क्लास खत्म होगा तब हम आपका आंसर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी आपने सही लगाया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया गया है कि किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। यानी कि
आप सपोज करिए कि आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और छात्र, किसी भी छात्र के जो अभिभावक हैं वो आपसे मिलने जो है स्कूल में नहीं आते हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, छात्र पर ध्यान नहीं देंगे, यानी कि उस छात्र पे जिसके अभिभावक जो है विद्यालय में नहीं आते हैं उन पर ध्यान नहीं देंगे। बी ऑप्शन है, अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे। सी ऑप्शन, यदि संभव हो तो आप अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे। डी ऑप्शन है, छात्र को दंडित करना शुरू कर देंगे। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यदि संभव हो तो आप अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे। यानी कि कोशिश करिए कि उनके अभिभावक क्यों नहीं आ रहे हैं विद्यालय में, तो हो सके तो आप मिलने उनके घर पे जा सकते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से आप नहीं आ रहे हैं। प्रश्न में यही पूछा गया कि किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए जो है विद्यालय नहीं आते। अब उसका कारण क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन अगर हम उनके घर जाएंगे पूछेंगे तो शायद उसके कारण के बारे में पता चल जाए। तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, यदि संभव हो, अगर पॉसिबल हो, हमारे पास टाइम बचता हो, तो हम क्या करेंगे, अभिभावक से मिलने उसके घर पर जाएंगे स्वयं। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं प्रश्न को भी पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, फिर उसका आंसर करने में भी आसानी हो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इसमें दिया गया कि आप शिक्षक होने के नाते कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है, शिक्षण सहायक सामग्री का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे। बी ऑप्शन है, कक्षा में विषय वस्तु पर परिचर्चा करेंगे। सी ऑप्शन है, छात्रों से असंतत प्रश्न पूछना। डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी जो है आपका सही हो जाएगा। प्रश्न में यह पूछा गया कि आप शिक्षक होने के नाते, यानी कि आप शिक्षक हैं उसके नाते जो है कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए, यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो रुचि लेकर जो है क्लास में पढ़े, तो उसको बनाए रखने के लिए आप इन चारों ऑप्शन में से क्या करेंगे। तो ये तीनों आप कार्य करेंगे, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे, यानी कि वैसे सामग्री जो टीचिंग को जो है रुचिकर इफेक्टिव बनाए वैसे सामग्री का जो है आप उपयोग करेंगे। फिर दूसरा जो आपका है बी, कक्षा में विषय वस्तु पर परिचर्चा करेंगे, यानी कि विषय वस्तु जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके बाद छात्रों को असंतत प्रश्न पूछना है, यानी कि जो भी आपके पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित प्रश्न, यानी कि क्या बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो उससे आप प्रश्न पूछेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका तीनों राइट हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इसमें दिया गया है कि एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अगर कोई शिक्षक है वो कक्षा में प्रश्न पूछता है तो इसका मुख्य क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है आपका, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए। बी ऑप्शन है, अनुशासन बनाए रखने के लिए। फिर सी ऑप्शन है आपका, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। डी ऑप्शन है, छात्रों को सीखने के लिए प्रयोजन से। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि एक शिक्षक कक्षा में अगर प्रश्न पूछता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। यानी टीचर जब प्रश्न पूछता है क्लास में तो क्या करता है, अपने तरफ जो है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है वो कक्षा में प्रश्न पूछता है। यह इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है प्रश्न पूछने का। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन सी राइट आंसर आपने लगाया होगा और प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इसमें दिया गया कि छात्रों के बीच पनप रही अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि छात्रों के बीच जो है अनुपस्थिति, यानी कि कक्षा में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति जो है पनप रही है, लेकिन इसके नियंत्रण मतलब इस पर नियंत्रण रखने के लिए जो है एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, प्राचार्य और अभिभावकों को चिंतित होना चाहिए। बी ऑप्शन है, अधिकारियों द्वारा अनुपस्थित छात्रों के नाम नोटिस बोर्ड पर लिखने चाहिए। सी ऑप्शन है, शिक्षकों को इसे एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए। डी ऑप्शन है, ऐसे छात्रों को नियमित छात्रों के वनस्पति कक्षा में कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो अब हमें बताना है कि इसमें से जो राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों को
इसे एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए। यानी कि बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, या उनके अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति क्यों आ रही है। क्या हम इफेक्टिव नहीं पढ़ा रहे हैं क्लास में, या तो हमारे डर से जो है क्लास को वो बंक कर रहे हैं। तो इसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक गंभीर समस्या है, एक कक्षा के लिए, चाहे एक शिक्षक के लिए, चाहे प्राचार्य के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इसको भी देखते हैं। इसमें दिया गया है कि जब कक्षा में कुछ छात्र प्रश्न को हल करने के लिए मानकृत पुस्तकें दत्त विधि से हटकर किसी अन्य विधि से समाधान करने का प्रयास करें तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। यानी कि सपोज करिए कोई विद्यार्थी है जो हमारे विषय, कोई जैसे मैथमेटिक्स विषय है, सब्जेक्ट है, तो उसमें कोई सवाल लगाने के लिए वो किसी बेसिक फार्मूले, यानी कि जो पारंपरिक फार्मूले दिए गए हैं, कोई एक सिस्टमेटिक रूल दिया गया, उससे हटकर जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है। चाहे सपोज करिए कोई समस्या है, पारंपरिक तरीके को छोड़ के जो पहले से बनाया गया रूल रेगुलेशन, उसको छोड़ के वो दूसरे तरीके से उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है, छात्रों को विषय पर अन्य पुस्तकों से उद्धृत करने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है, उन्हें सदैव ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन है, ऐसा करने के लिए संबंधित शिक्षक की अनुमति लेनी चाहिए। डी ऑप्शन है, किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्हें सदैव ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करने से उनमें खोज प्रवृत्ति, यानी कि किसी अन्य विधि से जो है उसको समस्या को हल करने के बारे में वो जागरूक होते हैं, सचेत होते हैं। तो ये कोई समस्या नहीं होती है। अगर कोई विद्यार्थी है, किसी समस्या, किसी टास्क को दे दिया गया विद्यार्थी को, अगर वो पारंपरिक तरीके से या किसी जो रूल रेगुलेशन बनाया गया उसके अकॉर्डिंग उसको नहीं कर रहा है, किसी नई विधि से जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है, तो उस स्थिति में एक शिक्षक को उन्हें सदैव ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसका जो है राइट आंसर भी आपने सही लगाया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इसमें दिया गया कि प्रायः परंपरागत कक्षाओं में कक्षा कार्यों में से ज़्यादातर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि प्रायः परंपरागत कक्षाओं में कक्षा कार्यों में ज़्यादातर इन चारों ऑप्शन में से क्या संबंधित होते हैं। पहला ऑप्शन है निम्न स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया, बी ऑप्शन है उच्च स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया, सी भावात्मक प्रक्रिया, और डी ऑप्शन ए और बी दोनों आपका सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। प्रश्न में पूछा गया कि प्रायः परंपरागत यानी सिस्टमेटिक कक्षाओं में कक्षा कार्यों में ज़्यादातर इन चारों ऑप्शन में से क्या संबंधित होते हैं। तो निम्न स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया और उच्च स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है पूरी तरह से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इसमें दिया गया कि जब बच्चे कक्षा में शरारती तथा अवज्ञाकारी हो तो अध्यापक को जांचना चाहिए। क्या जांचना चाहिए? अगर कक्षा में जो है विद्यार्थी शरारती होते हैं, अवज्ञाकारी यानी कि आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो अध्यापक को उनके अंदर क्या जांचने चाहिए। पहला दिया गया ऑप्शन छात्रों की घरेलू पृष्ठभूमि को जांचना चाहिए। बी ऑप्शन दिया गया कक्षा में बाहरी तत्वों के प्रभाव के बारे में जांचना चाहिए। सी ऑप्शन दिया गया है अध्यापन विधियों तथा विषय ज्ञान के बारे में जांच करनी चाहिए। डी ऑप्शन है विद्यालय में सह पाठ्यकारी तथा अन्य आकर्षण को जांच करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन विधियों तथा विषय ज्ञान के बारे में जांच करनी चाहिए। अगर जब बच्चे कक्षा में शरारती तथा अवज्ञाकारी यानी आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो उस स्थिति में अध्यापक को उसके अंदर क्या जांच करनी चाहिए। तो अध्यापन विधि यानी कि टीचर के द्वारा किस प्रकार की अध्यापन विधि से पढ़ाया जा रहा है, और विषय का ज्ञान, उसको विषय का ज्ञान किस प्रकार से है, तो इसको जो है जरूर जांचना चाहिए एक विद्यार्थी के अंतर्गत, अगर वो शरारती और आज्ञाकारी नहीं होता है तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इसमें दिया गया कि यदि छात्र कक्षा में शिक्षक के अनुदेश का पालन करने में सक्षम नहीं हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया उन्हें शीघ्र उत्तर दें। बी ऑप्शन है उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें।
सी ऑप्शन है शिक्षण सामग्री को सरल बनाएं और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो आपको सही उत्तर देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें। प्रश्न में यही पूछा गया कि यदि छात्र कक्षा में शिक्षक के अनुदेश का पालन करने में सक्षम नहीं है, यानी कि शिक्षक द्वारा कुछ अनुदेश या कुछ जो है गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार जो है वो पालन करने में उसको सक्षम नहीं है, तो उस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें। यानी कि जो भी चीज़ बता रहे हैं तो उनको उसका उदाहरण के द्वारा जो है वर्णन करने का प्रयास करें। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इसमें दिया गया है कि यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। अगर विद्यार्थी, या सपोज करिए आप पढ़ा रहे हैं किसी क्लास में, अगर विद्यार्थी जो है आपके पढ़ाने के तरीकों को या आपके क्लास में जो है रुचि लेकर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है उन्हें अनदेखा करेंगे, यानी जो विद्यार्थी जो है रुचि लेकर नहीं पढ़ रहे हैं आपकी कक्षाओं में उनको अनदेखा कर देंगे। बी ऑप्शन है कक्षा छोड़ देंगे, यानी उन विद्यार्थी की वजह से क्लास नहीं लेंगे आप। सी ऑप्शन है उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे, यानी उन विद्यार्थियों को कहेंगे कि आप कक्षा में जो है ध्यान दें। डी ऑप्शन है शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे, यानी कि जिस शिक्षण पद्धति या जिस शिक्षण विधि से आप पढ़ा रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे या अवलोकन करेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जिस विधि से मैं पढ़ा रहा हूँ शायद वो विधि जो है उनके लिए सफिशियंट नहीं है या उनके लिए जो है बहुत ही रुचिकर नहीं है, तो शायद विधि में आप चेंजेस करें। तो आपको यही बताना है इसमें से राइट आंसर के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे, यानी जिस विधि से आप पढ़ा रहे हैं उस विधि की समीक्षा करेंगे, क्या वो विधि उनके उपयोग के लायक नहीं, या उस विधि से जो वो बेहतर तरीके से रुचि लेकर नहीं पढ़ रहे हैं तो शायद आप अपनी पढ़ाने के तरीके को चेंज करेंगे तो शायद वो बच्चे भी रुचि लेकर पढ़ने लगेंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगर आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन गलत होने के चांस ही नहीं होते हैं। तो इसको जो है अपने ऊपर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करके इन प्रश्नों को आप पढ़ें और उसका आंसर भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से दे पाएंगे अगर आप उनको अपने सपोज करके, यानी कि आप ही शिक्षक हो तो आप उस स्थिति को किस तरह से फेस करेंगे। तो इस सब अगर कैरेक्टर को आप इन्वॉल्व करके आप चीज़ों को पढ़ते हैं या प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आप आसानी के साथ उसका आंसर कर पाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20। इसमें दिया गया कि अनुसंधान से यह पता चलता है कि एक अध्यापक में स्नायविक अस्थिरता का सबसे अधिक निम्न लक्षण इन चारों ऑप्शन में से किसमें पाया जाता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है पाचन अस्त व्यस्तता, बी ऑप्शन है विस्फोटक व्यवहार, सी ऑप्शन है थकान और डी ऑप्शन है अधीरता। तो हमें बताना है कि अनुसंधान से यह पता चलता है, यानी टीचर के ऊपर अनुसंधान किया गया कि एक अध्यापक में स्नायविक अस्थिरता का सबसे अधिक निम्न में से, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से क्या लक्षण पाया जाता है। यानी कि वो पढ़ाते पढ़ाते अगर मतलब ओवर पढ़ाता है फिर उसके बाद वो किस प्रकार का व्यवहार करता है इन चारों ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन था पाचन अस्त व्यस्तता, यानी कि ज़्यादा वर्क करने से या ज़्यादा पढ़ाने वाले कार्य शिक्षण कार्य करने की वजह से उसके पाचन में समस्या हो गई। बी ऑप्शन है विस्फोटक व्यवहार, यानी कि आक्रामक व्यवहार या मेंटली जो है डिस्टर्ब हो गया जिसकी वजह से वो विस्फोटक व्यवहार करता है। सी ऑप्शन है थकान महसूस करता है और डी ऑप्शन है अधीरता। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है आपका बी ऑप्शन विस्फोटक व्यवहार। प्रश्न में यही पूछा गया है कि एक अध्यापक में स्नायविक अस्थिरता का सबसे अधिक लक्षण जो है इन चार ऑप्शन में से किस में पाया जाता है, तो वो विस्फोटक व्यवहार करता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव बिहेवियर जो है वो करता है इस स्थिति में, अनुसंधान के द्वारा पता चला है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 21। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प एक जीवांत कक्षा स्थिति को दर्शाता है। एक जीवांत कक्षा यानी लाइव क्लास को जो है पूरी तरह से इंडिकेटेड करता है या दर्शाता है। पहला जो ऑप्शन है जोर जोर से ठहाके, फिर बी ऑप्शन है पूर्ण मौन, सी ऑप्शन है नियमित रूप से होने वाला शिक्षक छात्र वार्तालाप और डी ऑप्शन है छात्रों के बीच में उच्च स्वर में चर्चा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नियमित रूप से होने वाला शिक्षक छात्र वार्तालाप। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प एक जीवांत कक्षा यानी कि लाइव क्लास को जो है लाइव क्लास की स्थिति को दर्शाता है। तो नियमित रूप से
होने वाले शिक्षक छात्र वार्तालाप जो है वो एक जीवंत कक्षा की स्थिति को पूरी तरीके से दर्शाता है। यानी कि दो लोगों के बीच में अच्छे तरीके से बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रही है, तो वो क्या करता है, एक लाइव स्थिति को, यानी कि वो पूरा लाइव चल रहा है, ठीक है, जीवंत कक्षा चल रही है, तो उसको पूरी तरह से इंडिकेटेड करता है, दर्शाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 22। इसमें दिया गया है कि कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को इनमें से कौन सा उपाय करना चाहिए। चारों ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कि कक्षा में प्रभावी अनुशासन, यानी कि क्लास में जो है प्रभावी तरीके से अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को जो है इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार का उपाय करना चाहिए। पहला जो ऑप्शन है, छात्रों को जो वे चाहते हैं करने की अनुमति दे देना चाहिए, यानी कि छात्र जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो, जिस प्रकार का व्यवहार क्लास में, उसकी अनुमति दे देनी चाहिए। बी ऑप्शन है, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करना चाहिए, यानी कि प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए उनको दंडित करना चाहिए या कठोर नियम और रूल रेगुलेशन को पालन करवाना चाहिए। सी ऑप्शन है, छात्रों को समाधान के लिए कुछ समस्याएं देनी चाहिए। डी ऑप्शन है, छात्रों के साथ विनम्रता और दृढ़ता से व्यवहार करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के साथ विनम्रता और दृढ़ता से व्यवहार करना चाहिए कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के द्वारा। अगर आप दंडित भी करते हो तो बच्चे क्या हो जाते हैं, हठी हो जाते हैं। आपने देखा कि बच्चे को हम जितना मारते हैं वो क्या होता है, किसी कार्य के प्रति हठी हो जाता है, लेकिन हम उसको सॉफ्टली या अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं तो शायद वो प्रोत्साहित होकर उस कार्य को कर लेता है, यानी उसको पालन करता है। तो यहाँ पर वही कार्य करना है कि छात्रों के साथ विनम्रता बनाए रखना चाहिए और दृढ़ता से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, यानी अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 23। इसमें दिया गया है कि किस प्रकार के शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं, यानी कि इसमें कुछ शिक्षक के टाइप्स के बारे में दिया गया है इन चारों ऑप्शन में से, या प्रकार के बारे में दिया गया है और पूछा जा रहा है कि जो है किस प्रकार के जो है शिक्षक छात्रों के बीच में लोकप्रिय होते हैं, इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, उनके साथ अंतरंगता को विकसित कर ले। बी ऑप्शन है, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करते हो तो इसके लिए वो लोकप्रिय हैं उनके बीच में। सी ऑप्शन है, उन्हें अच्छा अवार्ड या ग्रेड देते हैं, इसके लिए वो बच्चों के बीच में लोकप्रिय हैं। डी ऑप्शन है, अतिरिक्त शिक्षण शुल्क के लिए कक्षाएं लें, इसके लिए वो लोकप्रिय हैं बच्चों में। तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि किस प्रकार के शिक्षक जो है छात्रों के बीच में लोकप्रिय होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करें। यानी कि विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान में अगर जो भी टीचर या जो भी शिक्षक सहायता प्रदान करता है तो वो शिक्षक जो है छात्रों के बीच में लोकप्रिय होता है। सही बात है ना। अगर आप एक शिक्षक होगे, किसी भी विद्यार्थी के अगर आप समस्याओं में समाधान उसको प्राप्त करने के लिए सहायता करते हो तो वो बच्चा क्या करता है, आप उसके नज़र में एक जो है एक ग्रेड आपने पा लिया, अचीवमेंट पा लिया, वो आपको एक रिस्पेक्ट देता है कि आप उनकी किसी समस्या में मदद करते हो, तो आप लोकप्रिय हो जाते हो उनकी नज़रों में। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 24। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी कक्षा के वातावरण का मूल तत्व है। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो प्रभावी यानी कि इफेक्टिव क्लास के इन्वायरमेंट का मूल तत्व है। प्रभावी कक्षा के वातावरण का मूल तत्व पूछा जा रहा है इन चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है शिक्षण सहायक सामग्री के विभिन्न प्रकार। बी ऑप्शन दिए गए हैं जीवांत छात्र शिक्षक के द्वारा बातचीत। और सी ऑप्शन है एकदम से सन्नाटा। डी ऑप्शन है कठोर अनुशासन। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवांत छात्र शिक्षक बातचीत। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो प्रभावी कक्षा के वातावरण का मूल तत्व होता है। तो जीवांत छात्र यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच में जीवांत बातचीत यानी कि लाइव जो है वार्तालाप जो है क्या है, कक्षा के वातावरण का मूल तत्व माना जाता है। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा और इसका आंसर भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25। इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है कि कक्षा शिक्षण के पहले दिन यदि छात्र एक शिक्षक को स्वयं का परिचय देने के लिए आग्रह करते हैं
तो उसे क्या करना चाहिए। प्रश्न में हमसे यह पूछा जा रहा है कि कक्षा शिक्षण के पहले दिन, अगर कक्षा शिक्षण का अगर आप कार्य करने जा रहे हैं किसी विद्यालय में और कक्षा में जाते हैं, आपका पहला दिन है, यदि छात्र एक शिक्षक को स्वयं का, यानी कोई छात्र उसमें जो है पूछता है कि सर आप अपना जो है इंट्रोडक्शन दीजिए या परिचय दीजिए, ठीक है, परिचय देने के लिए वो रिक्वेस्ट करता है या आग्रह करता है, तो उसे क्या करना चाहिए, यानी शिक्षक को जो है उसे क्या करना चाहिए, हमें चारों ऑप्शन में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है, उनको कक्षा पूरी होने के बाद मिलने के लिए कहा जाए, यानी कि कहा जाए एक शिक्षक के द्वारा कि कक्षा खत्म होगा तो आप हमसे मिल लीजिएगा, यानी विद्यार्थियों को कहा जा रहा है। बी ऑप्शन है, अपना संक्षिप्त परिचय दें, यानी कि जब वो पूछे तो आप संक्षिप्त परिचय देने का अपना प्रयास करें। सी ऑप्शन है, उनके आग्रह पर ध्यान न दें और अध्यापन शुरू कर दें, यानी कि किसी विद्यार्थी ने कहा कि सर आप जो है अपना परिचय देने का प्रयास करें, यानी उससे रिक्वेस्ट करता है कि सर हम परिचय आपका जानना चाहते हैं, तो सी ऑप्शन में यह बताया गया कि उनके आग्रह पर ध्यान न दें। अगर विद्यार्थी के द्वारा यह आग्रह किया जाता है तो उस पर ध्यान न दें और अध्यापन को शुरू कर दें। डी ऑप्शन है, इस अवांछित मांग के लिए छात्रों को प्रताड़ित करें, यानी कि कोई कोई शिक्षक इस प्रकार का भी होता है कि इस प्रकार का वो प्रश्न कैसे कर सकता है, चाहे इस प्रकार का जो है साहस कैसे कर सकता है, तो उसके लिए जो है उसको प्रताड़ना देना। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अपना संक्षिप्त परिचय दें। कोई भी शिक्षक अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहेगा। अगर किसी विद्यालय में उसका कक्षा में पहला दिन है, अगर कोई विद्यार्थी ने जो है उनसे आग्रह कर दिया कि सर जो है अपना स्वयं का परिचय दें, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना परिचय जो है देना चाहिए, संक्षिप्त परिचय, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने किस प्रकार की पढ़ाई की है, तो आप इस तरह से जो है अपना संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास करेंगे अगर इस प्रकार का आग्रह किसी भी विद्यार्थी से किया जाता है तो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैं आज के इस सेशन में मैंने कोशिश किया कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको प्रश्न को भी बताऊं ताकि आप प्रश्न को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी जो है बढ़ जाए आपकी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 26 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा या प्रश्न होगा 26। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आज की इस वीडियो में हम लोग 26 जो है महत्वपूर्ण शिक्षण अभिवृत्ति के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया कि नैतिक मूल्यों को छात्रों के बीच प्रभावी ढंग से आत्मसत्ता किया जा सकता है जब शिक्षक इन चारों ऑप्शन में से क्या करेगा, तब पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है, अक्सर मूल्यों के बारे में बात करते रहें। बी ऑप्शन है, स्वयं नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हो। सी ऑप्शन है, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनते हो। डी ऑप्शन है, देवी और देवताओं की बात करते हो। तो आपको सही आंसर बताना है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वयं नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हो। प्रश्न में यही पूछा गया है कि नैतिक मूल्यों को छात्रों के बीच प्रभावी ढंग से आत्मसत्ता किया जा सकता है, यानी कि जो भी नैतिक मूल्य हैं आपके, उनको किस प्रभावी ढंग से आत्मसत्ता, यानी कि वो अपने अंदर जो है उनको अधिग्रहित कर लें, यानी उनको पालन करें, उनको मान लें। तो किस प्रकार से वो कर सकते हैं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से, कि विद्यार्थी जो है इन मूल्यों को किस प्रकार से जो है आत्मसत्ता कर ले अपने अंदर, तो वो क्या करेगा इन चारों ऑप्शन में से, तो वो स्वयं नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हुए, यानी कि जिन नैतिक मूल्यों की वो बात करते हैं विद्यार्थी से, उन नैतिक मूल्यों की वो खुद अनुसरण करते हो, यानी कि किसी नियम पे हम विद्यार्थी को चलने के लिए कहते हैं। यानी कि अगर उनको कहते हैं कि दीवार पे थूकना जो है मना है, आपको थूकना नहीं चाहिए, ये एक अच्छी आदत नहीं है, तो अगर टीचर वो हैबिट नहीं करता, यानी कि पता चले कि वो बोलता है कि वहाँ पे थूकना मना है लेकिन वो खुद ही थूकता है, विद्यार्थी उसको देखता है, तो क्या वो विद्यार्थी जो है इन नैतिक मूल्यों का अपने अंदर आत्मसत्ता करेगा, अनुसरण करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया आप सभी को कि स्वयं नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हो, यानी जो चीज़ अगर विद्यार्थी को हम बता रहे हैं कि नहीं भाई ऐसे रहना चाहिए, आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, तो उस तरह का व्यवहार उनके अंदर होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा जो है शिक्षक को फॉलो करते हैं। तो शिक्षक का व्यवहार अगर उचित नहीं होगा तो विद्यार्थी भी उस स्थिति में उचित व्यवहार नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी आपने सही लगाया होगा। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। मैंने बहुत ही अच्छे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में सेलेक्ट किया है टीचिंग एप्टीट्यूड से, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 26 क्वेश्चन में से आपने मैक्सिमम क्वेश्चन को राइट किया होगा।
और आप जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है राइट किए होंगे, राइट आंसर उसका दिए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि सर मुझे आज का वीडियो का सेशन बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से हमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया और हमें प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया, इसलिए हमने बेहतर आंसर किया। और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और एप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है कि आप हमारी मेहनत को या हमारे इस प्रयास को जो है अच्छे तरह से ऑब्जर्व करते हो, या आपको अच्छा लगता है कि जो हमने पढ़ाया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, तो लाइक करते हैं। तो ये हमें पता चल जाता है कि वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जैसे अभी विधि के ऊपर हमने बात किया कि कई तरह विधियाँ होती है। अगर क्लास में विद्यार्थियों को अच्छा ना लगे, यानी कि रुचि लेकर नहीं पढ़ते हैं, तो शायद हो सकता है कि आपकी पढ़ाने की विधि आपको उनको भा नहीं रही हो। तो अगर आप लाइक या डिसलाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी कुछ पढ़ाने की विधि में कोई समस्या है, तो हमें उसको परिवर्तित करना चाहिए। तो आप लाइक या डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर ये कमी है, आप उसमें इम्प्रूवमेंट या चेंज ला सकते हैं। यानी कि हर व्यक्ति जो है निरंतर सीखता रहता है, कभी कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक के रूप में बता सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी विषय से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता हो कि सर नहीं मुझे यही टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप उन टॉपिक को भी मेंशन कर सकते हो या बता सकते हो कि सर हमें किस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, या जो आपके किस टॉपिक जो है आपके लिए, कौन सा टॉपिक किस यूनिट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी आप सजेशन देंगे। तो इस स्थिति में हमें थोड़ा सा काम करने में आसानी होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो इस बारे में भी आप बता सकते हैं। तो लाइक तो कर दीजिए, उसके साथ क्या करिए कि आप शेयर करिए इस वीडियो को। शेयर करने से क्या होगा कि आपको तो इसका लाभ मिल रहा है इस वीडियो को, तो आप शेयर करेंगे तो दूसरे मित्रों को भी इससे लाभ होगा, क्योंकि ये सभी क्लासेज जो है बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैक्सिमम जो आपके 5 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाने हैं वो आपको आसानी के साथ बन जाएंगे, ये मुझे पूरी तरह से उम्मीद है, जितने मैंने आपको क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से करा रखे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के या शिक्षण अभिवृत्ति के पूछे गए हैं उनको एक जगह संकलित करके और वो सभी प्रश्न जो है आपको एक साथ प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में होंगे, तो उनको मैं काम कर रहा हूँ, उनको एक जगह संकलित कर रहा हूँ और उन सभी प्रश्नों को जो है आपको एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये सभी प्रश्न जो है आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूँ। और स्टार्टिंग में मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है, एक ब्लॉग बनाया जो एजुकेशनल है पूरी तरह से। तो उस पर जो है आपको एग्ज़ाम रिलेटेड, सभी एग्ज़ाम रिलेटेड जो है स्टडी मटेरियल या विगत वर्षों के प्रश्न या उनसे जुड़े जो है कंटेंट जो है उस पर मिलेंगे। तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। अभी बहुत कुछ ज़्यादा उस पर जो है पोस्ट नहीं हुआ है, उस पर भी काम चल रहा है। तो जो भी जो है आपके एजुकेशन रिलेटेड, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करें, चाहे यूजीसी नेट हो, यूजीसी नेट के किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो आपको उस पर कंटेंट आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेंगे। तो आप उस पर विजिट जरूर करिएगा। आने वाले कुछ समय में उस पर मैक्सिमम जो है पोस्ट जो है कंप्लीट कर दिए जाएंगे, यानी कि जो ज़रूरत की अध्ययन सामग्रियां हैं उस पर पोस्ट कर दी जाएंगी, तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। वो भी पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका भी कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। तो वीडियो लंबा हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। कहें वो सर कितना बोल रहे हैं लास्ट सेशन में, लेकिन थोड़ा सा बताने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊँ कि जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आप पूरी तरह से अवगत हों। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं। और लास्ट में जो है बेल आइकन का बटन जो होता है उसके बगल में आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर लगभग सभी एग्जामों की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो उनसे जुड़ी जो इंपॉर्टेंट वीडियो होगी तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी और आप वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।